स्वामी जी, अगर आप प्राण शक्ति को थोड़ा समझा सकें। जैसे आपके घर में बिजली की फिटिंग है, एक नेटवर्क है जी। और बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रहा है, परंतु यदि करंट ना हो तो क्या इन यंत्रों की कोई उपयोगिता है? नहीं। उसी तरह से हमारे शरीर में प्राण शक्ति है, वाइटल फोर्स, जिससे हमारी शरीर संचालित होता है। बिना प्राण के हमारे शरीर के कोई भी आर्गन अवयव काम नहीं करेगा। स्वामी जी, नाभि चिकित्सा के बारे में अगर आप पूरा एक्सप्लेन कर सकें। नाभि से शरीर का निर्माण है, नाभि से शरीर का लालन पालन पोषण है। सबने दवाइयों पर तो काम किया, परंतु किसी ने भी नाभि चिकित्सा पर कोई कार्य नहीं किया। नाभि चिकित्सा पर हमने अपने 50 साल लगाए और इससे लोगों को लाभ मिला। बिना दवाई, बिना ऑपरेशन के हर तरह के रोग बीमारियों का इलाज हो सकता है। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है और आज की वीडियो का बनाने के पीछे मेरा इंटेंशन व्यूज़ नहीं है। आज की वीडियो इंटरनेट की दुनिया में रिकॉर्ड बनाने जा रही है, क्योंकि ये वो विद्या है जो तक्षशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी, जब मेडिकल फील्ड इतनी एडवांस नहीं थी, जब सर्जरीज नहीं होती थी, तब लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता था। वो विद्या जो ऋषि मुनि यूज़ करते थे, अपनाते थे, भारत देश में इतने सालों तक प्रिवेलेंट रही और उसके बाद वो अचानक से लुप्त हो गई, गायब हो गई। ये वीडियो उसके बारे में है। आज की वीडियो के बहुत ही इम्पॉर्टेंट गेस्ट हैं स्वामी अप्रोक्षानंद जी, जो कि खुद एक ऋषि मुनि हैं जिनका निवास ऋषिकेश में है। और स्वामी अप्रोक्षानंद जी एक ऐसी कला, एक ऐसी विद्या, एक ऐसी मेडिकल साइंस की टेक्निक के महारथी हैं जो इंडिया में कोई भी नहीं जानता है। वो खुद चाहते हैं कि इस विद्या के बारे में इंडिया के सारे डॉक्टर्स को पता चले। वो खुद चाहते हैं कि इस विद्या के बारे में इंडिया के हर सिटीज़न को पता चले, ताकि वो खुद अपना इलाज कर पाए। ये वीडियो एक ऐसी विद्या के बारे में है जो लोगों को ठीक करती है विदाउट एनी सर्जरीज़ और विदाउट एनी मेडिसिन। जब मेडिसिन और सर्जरीज़ नहीं होती थी, तब एंशिएंट इंडिया में अपने आप को ठीक करने का क्या तरीका होता था, वो ऋषि मुनियों द्वारा अपनाई गई ये कला है। और मेरा इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन है आप सबको इस कला से, इस विद्या से इंट्रोड्यूस कराना। ये बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी मेरी स्वामी जी के साथ। ये वीडियो बाकी वीडियो से बहुत अलग है। स्वामी जी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं और वो खुद चाहते हैं, उनका ये इनिशिएटिव है, उनका ये एफ़र्ट है कि मैं जाते जाते ये विद्या इंडिया में बांट कर ज़रूर जाऊं। तो इंटरनेट के माध्यम से उन्होंने कोशिश की है इस विद्या के बारे में इन्फॉर्मेशन देने की। तो मैं ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करूँगी। आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सोक इन द इंटायर कॉन्वर्सेशन। ये पूरी कॉन्वर्सेशन हिंदी में सिंपल, स्पष्ट, सरल भाषा में की गई है, ताकि आप इस विद्या से इंट्रोड्यूस हो चुके। So I would again say welcome to India's first magical podcast, Hocus Pocus with Anshul, and please put your earplugs together for an extremely powerful and insightful episode. स्वामी जी, आज की चर्चा शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि 2019 में एक नी इंजरी हुई थी, जो कि बहुत छोटी सी नी इंजरी थी, और वो बढ़कर इतनी बड़ी हो गई कि मैंने चलना बंद कर दिया, मैंने भागना बंद कर दिया, मैंने सीढ़ी चढ़ना उतरना बंद कर दिया, और मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द डॉक्टर्स। बट वो सारे ट्रीटमेंट, जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, लीच थेरेपी, सर्जरी, मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर अपनाई, बट कुछ भी मेरे लिए काम नहीं करा। और एक समय आ गया था कि मेरी राइट लेग क्लोज टू पैरालिसिस के मोड पे आ गई थी। और फिर मुझे किसी ने कहा कि ऋषिकेश में एक आश्रम है जो बिना किसी सर्जरी और बिना किसी दवाई के सारी बीमारियों का इलाज करते हैं। तो मैं स्वामी जी के यहाँ, उनके ऋषिकेश में आश्रम में पधारी और 10 दिन का जो उनका कैंप है वो मैंने अटेंड किया, जिसमें वो सारे लोगों का इलाज करते हैं। और ये बात मैंने अपनी टेड टॉक में भी शेयर की है कि 9वें दिन तक मेरा पैर नहीं उठ रहा था, 1 सेंटीमीटर भी नहीं,
और फिर 9वें दिन मेरा पैर उठने लगा और फिर मैं वहाँ 2 महीने रही और 2 बार मैंने वो कैंप कंप्लीट किया और आज मैं स्वस्थ हूँ स्वामी जी के बदौलत। स्वामी जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि हम सब इसी विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं। हम सब की यही कहानी है कि हम किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, मॉडर्न टेक्निक्स हैं, सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, उसके बावजूद भी हम इस विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि इस चीज़ का हल क्या है? ओम तत्सत। सबसे पहले तो यह जानना चाहिए कि हमारे शरीर का ऑपरेशन संचालन कौन करता है। दुनिया में ये पूरा भ्रम छाया हुआ है कि शरीर बीमार है, शरीर बीमार है, और ये भ्रम डॉक्टर वैद्यों ने पूरे मनुष्य समाज में फैला कर रखा हुआ है। परंतु हम बोलते हैं कि शरीर में कोई बीमारी नहीं है। यदि शरीर में बीमारी है तो मुर्दे में भी बीमारी होना चाहिए, परंतु मुर्दे में कोई बीमारी नहीं होती। जब तक आदमी जीवित है तब तक बोलता है मुझे सिर दर्द है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट ट्रबल है, डायबिटीज़ है, कमर दर्द है, ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है। और जब वही आदमी मर जाता है तो उसका शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, परंतु शरीर में न सिर दर्द होता, न ब्लड प्रेशर, न हार्ट ट्रबल, न डायबिटीज़, न कमर दर्द, न लीवर किडनी प्रॉब्लम, कुछ नहीं होता। तो बीमारी कहाँ है? बीमारी होती है मन, शरीर और प्राण शरीर में, जिससे हम जीवंत हैं, जिससे हमारी सभी गतिविधियां संचालित होती हैं इस मन, शरीर और प्राण शरीर के द्वारा। मन में इच्छा होती है, प्राण शरीर में क्रिया होती है। तो इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति के द्वारा ही हमारी सभी गतिविधियां संचालित होती है। जैसे आप यहाँ से कहीं जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, मन में इच्छा हुई कि मुझे ऋषिकेश जाना है या गंगोत्री यमुनोत्री जाना है। फिर आप प्रयास करोगे, प्रयत्न करोगे कैसे जाना, किससे जाना, और फिर शरीर उस ढंग से प्रयास करेगा और आप उस तारीख को आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो इसी तरह से चाहे पढ़ने की इच्छा हो, चाहे व्यापार करने की इच्छा हो, चाहे कोई भी इच्छा है करते हो, तो उसको अचीवमेंट करने का जो तरीका है वो प्राण शरीर कर। तो ये मन, शरीर और प्राण शरीर से आपकी सभी जीवन की गतिविधियां संचालित होती हैं। और बीमारी भी मन, शरीर और प्राण शरीर में ही होता है, स्थूल शरीर में नहीं होता। स्थूल शरीर में होता तो मुर्दे में भी होना चाहिए, परंतु मुर्दे में कोई बीमारी नहीं होती। डॉक्टर लोग मन के अंदर बीमारी डाल तो देते हैं, परंतु मन से बीमारी को रूट आउट नहीं करते। उनके पास वो टेक्निक नहीं है कि बीमारी को कैसे निकाला जाए मन से, और मन के अंदर बीमारी डाल देते हैं और मरीज जो है दुनिया में कहते फिरता है कि मुझे ये तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ है। और मन जैसे बोलता है वैसी शरीर से क्रिया होती है। तो बीमारी मन के अंदर है, इलाज आप शरीर का कर रहे हो, बीमारी कैसे दूर होगी? जी। बीमारी को दूर करने के लिए मन से आपको पहले बीमारी को दूर करना होगा। आज की बीमारी मनोगत है, शरीरगत नहीं है। इसका उदाहरण है कि एक आदिवासी को डायबिटीज़ हुआ। जी। वो वहाँ की जड़ी बूटी खाकर उसकी डायबिटीज़ ठीक हो गई। एक शहर में बंदा है, उसको भी डायबिटीज़ है और वही जड़ी बूटी उसने खाया, परंतु उसकी डायबिटीज़ ठीक नहीं हुई। जी। तो कारण क्या है? कारण यही है कि जो जंगल में रहने वाला आदिवासी है उसकी बीमारी शरीरगत है।
और जो शहर में रहने वाला बंदा है उसकी बीमारी मनोगत है। तो मनोगत बीमारी में ये दवाई, स्थूल दवाई कुछ भी नहीं कर सकते। उसके लिए तो मन को ही ठीक करना होगा। आज के डॉक्टर लोग बोलते हैं कि तनाव टेंशन से सब बीमारियां हैं, और तनाव टेंशन का कोई उनके पास कारगर उपचार नहीं है। यदि आप बहुत कुछ बोलोगे तो एक गोली दे देंगे जिसको ट्रैंकुलाइज़र बोलते हैं, और उस ट्रैंकुलाइज़र को खाकर 3-4 घंटा आप सो जाओगे, और जब उठोगे तो वही तनाव टेंशन को लेकर उठोगे जिस तनाव टेंशन को लेकर आप सोए हो। तो तनाव टेंशन तो एज इट इज़ है, जहाँ जैसे कि तैसे ही है। सोने के पहले भी वही तनाव टेंशन था, सोने के बाद दवाई खाने के बाद भी वही तनाव टेंशन है। तो तनाव टेंशन में तो कोई असर आया हुआ नहीं, दवाई भी खा ली, सो भी लिया। तो तनाव टेंशन का इलाज इन डॉक्टरों के पास न आज है, न कल है, न 1000 साल बाद भी नहीं होगा। क्यों? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मन है सूक्ष्म चीज़ और दवाई है स्थूल चीज़। सूक्ष्म का इलाज सूक्ष्म से तो संभव है, परंतु सूक्ष्म का इलाज स्थूल दवाइयों से संभव नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 1000 साल बाद भी मन के इलाज के लिए कोई दवा दारू नहीं बन सकता, नहीं आ सकता। तो बीमारी तो है मन, शरीर और प्राण शरीर में, और आज दुनिया इलाज करा रही शरीर का। जहाँ पर बीमारी है वहाँ पर इलाज करोगे तब तो बीमारी दूर हो जाएगा, परंतु जहाँ बीमारी नहीं है वहाँ पर इलाज करोगे तो कोई भी फायदा नहीं होगा। आज की चिकित्सा पद्धति शरीर का इलाज करती है, मन का, प्राण शरीर का इलाज नहीं करती। बीमारी मन, शरीर और प्राण शरीर में है, इलाज स्थूल शरीर का करोगे तो बीमारी कैसे रूट आउट होगा? ये सोचने का विषय है। स्वामी जी, अगर आप प्राण शक्ति को थोड़ा समझा सके, प्राण शक्ति क्या होती है? प्राण शरीर जैसे आपके घर में बिजली की फिटिंग है, बिजली की वायरिंग है, एक नेटवर्क है जी। और बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रहा है, पंखा, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, चार्जर, सब यंत्र लगे हुए हैं जी। परंतु यदि करंट ना हो तो क्या इन यंत्रों की कोई उपयोगिता है? नहीं। कोई उपयोगिता नहीं है। उसी तरह से हमारे शरीर में प्राण शक्ति है, वाइटल फोर्स, जिससे हमारी शरीर संचालित होता है। जी। जैसे बिना बिजली के कमरे के कोई भी यंत्र काम नहीं करते, ठीक उसी तरह से बिना प्राण के हमारे शरीर के कोई भी आर्गन, अवयव काम नहीं करेगा। यदि हमारे शरीर में प्राण है तभी आप देख रहे हो, प्राण है तभी आप सुन रहे हो, प्राण है तभी आपका दिमाग काम कर रहा है, प्राण है तभी आप मुंह से खा रहे हो, पी रहे हो, बोल रहे हो, प्राण से हृदय धड़क रहा है और प्राण से ही हाथ और पैर में गतिविधियां हो रही हैं। यदि प्राण निकल जाए तो शरीर मुर्दे की तरह पड़ा रहेगा जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी। मुर्दा के पास आँख है परंतु देखती नहीं, कान है परंतु सुनती नहीं, दिमाग है परंतु उसमें कोई फंक्शन नहीं, कोई क्रिया नहीं, मुंह है न खाती न पीती न बोलती है, हृदय है परंतु धड़कता नहीं, हाथ पैर है वो हिलता डुलता नहीं। इन सब को चलाने वाला प्राण शक्ति है। बिना प्राण शक्ति के हमारे शरीर की सेल, टिश्यूज, मसल्स, आर्गन, अवयव कोई काम नहीं करेगा। नस नाड़ियों को में प्राण शक्ति का ही संचार होता है। जैसे वायर में बिजली की सप्लाई होती है वैसी ही प्राण की सप्लाई नस नाड़ियों के माध्यम से हमारे शरीर में होता है। जैसे यहाँ पर बिजली है
तो ज़रूर आसपास में कोई न कोई पावर हाउस है जहाँ से बिजली की सप्लाई होती है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में भी पावर हाउस है जहाँ से प्राण की सप्लाई होती है। उस पावर हाउस को क्या बोलते हैं? नाभि। नाभि। नाभि से ही शरीर का निर्माण होता है। माँ के गर्भ में बच्चा का गर्भाधान होता है तो माँ के शरीर से जो भी पोषक तत्व है वो बच्चे के नाभि में जाता है और नाभि उस पोषक तत्व को 9 महीने संचारित करके बच्चे का स्वरूप तैयार होता है। जी। और जब बच्चे का स्वरूप तैयार हो गया तब नेचर जो है, कुदरत जो है, उसको गर्भाशय से बाहर निकालता है। जी। बाहर निकलने के बाद जो भी डॉक्टर या धाई लोग हैं, जो माता के शरीर से नाल के माध्यम से बच्चे का संबंध था उसको काट दिया जाता है और फिर बच्चे को रुलाया जाता है। जब बच्चा रोता है तो उसकी श्वसन क्रिया और फीडिंग की क्रिया माउथ से होना आरंभ हो जाता है। नाक से श्वसन क्रिया और मुंह से खाने की क्रिया। पहले इंटरनल फीडिंग उसको होता था माँ के शरीर से सूक्ष्म रूप से, अब स्थूल रूप से वो श्वास लेना और भोजन करना मुंह से, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और नाभि से शरीर का निर्माण है और नाभि से शरीर का लालन पालन पोषण है। जी स्वामी जी, नाभि चिकित्सा के बारे में अगर आप पूरा एक्सप्लेन कर सकें, जिसके आप एक्सपर्ट हैं। तो नाभि से शरीर का निर्माण होता है और नाभि से शरीर का लालन पालन पोषण होता है। आप जो कुछ भी खाते हो वो नाभि क्षेत्र में जाता है और नाभि में स्थित वैश्वानर अग्नि डाइजेस्टिव फायर उस भोजन को पकाता है। जैसे आप बाहर के अग्नि में भोजन को पकाते हो और उस पके हुए भोजन को आप खाते हो, वो पका हुआ भोजन नाभि क्षेत्र में जाकर नाभि स्थित अग्नि वैश्वानर अग्नि के द्वारा पकाया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है और उससे रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा, शुक्र, शोणित, ओज बनता है और जिससे शरीर पुष्ट होता है। तो नाभि से शरीर का निर्माण है और नाभि से शरीर का लालन पालन पोषण है। जी। और नाभि से शरीर की मृत्यु भी होती है। जी। जब मृत्यु का समय आता है तो हमारे शरीर के सभी प्राण शक्ति नाभि में एकत्रित हो जाते हैं और नाभि से ऊर्ध्वगमन या अधोगमन करके प्राण जो है शरीर से बाहर निकल जाता है और ये मुर्दा शरीर यहाँ पड़ा रहता है। तो नाभि से शरीर का निर्माण है, नाभि से शरीर का लालन पालन पोषण है और नाभि से शरीर की मृत्यु होती है। जी। तो वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों का कार्य केवल आपका नाभि करता है। नाभि इतना महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका वर्णन वेद में, उपनिषद में, आयुर्वेद में है, परंतु किसी ने इस पर काम नहीं किया। सबने दवाइयों पर तो काम किया और दवाइयों पर अंबार खड़ा कर दिए, परंतु किसी ने भी नाभि विज्ञान और नाभि चिकित्सा पर कोई कार्य नहीं किया। और इस तरह से नाभि विज्ञान और नाभि चिकित्सा हमारे बीच में से गायब जैसे हो गया। जी। नाभि विज्ञान और नाभि चिकित्सा पर हमने अपने 50 साल लगाए और इसके द्वारा चिकित्सा की और इससे अद्भुत चमत्कार हमें लाभ मिला, लोगों को लाभ मिला जो बिना दवाई, बिना ऑपरेशन के हर तरह के रोग बीमारियों का इलाज हो सकता है। और इस चिकित्सा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जी। कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। इतना सरल चिकित्सा पद्धति है जिसको मनुष्य समाज भूल चुका है। भारत में पहले ये चिकित्सा पद्धति गांव-गांव, शहर-शहर में थी
किसी को कोई तकलीफ होता तो नाभि चिकित्सक के पास चले जाते, नाभि चिकित्सक उसका नाभि सेट कर देता, वो ठीक हो जाता। फिर धीरे धीरे डॉक्टर वैद्य लोग गांव शहरों में पहुंच गए और बोले, भाई क्या तकलीफ़ है तुझे? क्या पेट दर्द दे रहा है? तो ले गोली खा। क्या तकलीफ़ है? बुखार है, ले गोली खा। क्या तकलीफ़ है आपको? कमर दर्द है, ले गोली खा। क्या तकलीफ़ है? डिसेंट्री, डायरिया, लूज मोशन, ये लो गोली खा। तो लोगों को लगा ये गोली खाना अच्छा है बनिस्बत कि नाभि चिकित्सक के पास 10-15 मिनट नाभि सेट कराने के। और वो नाभि चिकित्सक के पास जाना छोड़ दिए। और नाभि चिकित्सा तो फ्री सेवा करता था, उसको तो कोई अन्य इंटरेस्ट था ही नहीं। और उसकी विद्या का उपहास, अवहेलना, तिरस्कार हुआ और वो अपनी विद्या लेकर अपने साथ चला गया, वो मर गया। उसके साथ उसकी विद्या भी चली गई जी। और इस तरह से आज भारत के गांव शहरों में नाभि चिकित्सक नहीं रहे। जी। नहीं तो पहले भारत में नाभि चिकित्सा गांव-गांव, शहर-शहर में हुआ करते थे और इसके चिकित्सा करने वाले लोग भी थे। तो इस तरह से ये गायब हो गया। और नाभि चिकित्सा एक बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है जो बिना दवाई, बिना ऑपरेशन के हर तरह के रोग बीमारियों का इलाज आप कर सकते हो। जी। नाभि में 2 चीज़ होती हैं, एक होता है प्राण शक्ति और दूसरा होता है अग्नि शक्ति। जी। प्राण शक्ति का एक नेटवर्क है हमारे शरीर में जो पूरी शरीर में फैली हुई है। इसका वर्णन अपने शास्त्रों में आता है कि 72,000 नस नाड़ियाँ नाभि से निकली हुई हैं और शरीर के प्रत्येक भाग में ये नाड़ियाँ गई हुई है। तो नाभि इतना महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका हम लोग विस्मृत हो गए, भूल गए। स्वामी जी, आपके जो कैंप में आप 5 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हाउ टू स्विच ऑफ योर माइंड, व्हाट टू ईट, द आर्ट ऑफ ईटिंग करेक्टली, आर्ट ऑफ ब्रीदिंग, आर्ट ऑफ स्लीपिंग। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप उस बारे में चर्चा करें। सबसे पहले शरीर के मैकेनिज़्म जो है उसको समझना चाहिए। जी। नाभि से नाड़ियाँ जाती हैं, नाड़ी में प्राण और रक्त का संचार पूरे शरीर में होता है। और इसका इंडिकेटर क्या है, इंडिकेशन क्या है, संकेत क्या है? दर्द। दर्द कोई बीमारी नहीं होती, जी। दर्द एक संकेतक है। मान लीजिए आपको सिर में दर्द है, जी। तो सिर दर्द कोई बीमारी नहीं है। जो आज डॉक्टर लोग सिर दर्द को, कमर दर्द को बीमारी समझकर उसको इलाज उपचार करते हैं। दर्द एक संकेतक है। क्या संकेत करता है? कि प्राण और रक्त की सप्लाई सिर में प्रॉपर नहीं हो रही है, एबनॉर्मल सप्लाई है सिर में। आप यदि नॉर्मल सप्लाई कर दो तो आपको दर्द नहीं होगा। आपके अन्य अंगों में कोई दर्द नहीं हो रहा है। जहाँ दर्द नहीं हो रहा है वहाँ पर नॉर्मल सप्लाई है और जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ पर एबनॉर्मल सप्लाई है। जी। तो ये यही बताता है कि प्राण रक्त की सप्लाई में अवरोध आ गया है। उस अवरोध को दूर करो और नॉर्मल सप्लाई को बहाल करो। नॉर्मल सप्लाई हो जाएगा तो सिर दर्द नहीं होगा। सिर दर्द हम हमेशा तो होता नहीं, कभी कभी होता है। तो कभी कभी जो होता है वो ये बताता है कि सिर में प्राण रक्त की सप्लाई में अवरोध आ गया है। जी। अवरोध होता है टॉक्सिन्स की वजह से। टॉक्सिन्स होता है खाए पिए पदार्थ या एलोपैथी दवाई, पेन किलर इत्यादि। ये दोनों से ही अवरोध उत्पन्न होता है। अवरोध को दूर कर दो ताकि प्राण की सप्लाई नॉर्मल
सिर में होने लगे, रक्त का नॉर्मल सप्लाई होने लगे, तो सिर दर्द कभी होगा ही नहीं। दर्द जो है दो रूपों में प्रकट होता है। एक तो जैसे सिर दर्द है, पेट दर्द है, कमर दर्द है, घुटने का दर्द है, ये बिना दवाई ही हमें पता लगता है कि मुझे यहाँ पर दर्द है, तकलीफ है। और एक दूसरा दर्द होता है जो दबाने पर होता है। दोनों दर्द ये संकेत करते हैं कि हमारे उस भाग में प्राण रक्त की सप्लाई में अवरोध है। अवरोध को ठीक करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। तो ये आपके नस नाड़ियों की गड़बड़ी के कारण से आज अधिकांश रोग बीमारी हो रहे हैं। और नस नाड़ियों का इलाज डॉक्टर वैद्यों के पास नहीं है। ये सूक्ष्म चिकित्सा है और इसकी विधि हमने खोजी है और इसके द्वारा इन नस नाड़ियों को ऑनलाइन लाकर ठीक करने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए तरकीब है शरीर को पहले डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी करना। जी। विजातीय तत्वों को बाहर निकालो। हम खाने पर ध्यान देते हैं, निकालने पर ध्यान नहीं देते। जी। और 3 बार 4 बार हम खाते हैं, 1 बार या 2 बार लेटिन जाते हैं, तो हमारे शरीर का जो टॉक्सिन्स है वो शरीर में रुका हुआ होता है और धीरे धीरे वही सर्कुलेट होकर नस नाड़ियों में के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है। तो इस शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, ये टॉक्सिन डिटॉक्सिफाइड हो जाएगा शरीर, तो आपके रोग बीमारी में भी बहुत अंतर आ जाएगा। तो हमारा सिंपल सा तरीका है कि शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करना। हर व्यक्ति बाहर की शरीर की साफ सफाई, मेकअप सब कुछ करता है, परंतु अंदर की शरीर की साफ सफाई, मेकअप कोई नहीं करता। और अंदर की गड़बड़ी के कारण से रोग बीमारी होते हैं। यदि आप अंदर की शरीर की साफ सफाई रखें तो आपको रोग बीमारी नहीं के बराबर हो। तो हम लोग आंतरिक शरीर की सफाई करते हैं और सफाई करने के बाद टोनिंग और टूनिंग करते हैं। टोनिंग ऑफ द लिवर टोनिंग, किडनी टोनिंग, हार्ट टोनिंग, लंग्स टोनिंग, थायराइड टोनिंग, एड्रिनल टोनिंग। जब इन अंगों को हम स्ट्रांग बना देते हैं तो रोग बीमारी अपने आप छूमंतर हो जाता है। मेरा ये सवाल है कि जब आपने, मुझे याद है मैं आपकी टॉक सुन रही थी तो आपने बोला कि जो बीमारियां हैं वो बाहर से नहीं अंदर से पैदा होती हैं। तो जो आजकल बीमारियां जो बहुत कॉमन हो गई हैं, हर आम घरों में पाई जाती हैं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस और हाइपरटेंशन, इनके बारे में आप क्या बता सकते हैं? अंदर के गड़बड़ी, जब तक अंदर के जो अवयव ऑर्गन जो है स्ट्रांग है, जी। तब आपको कोई रोग बीमारी नहीं होंगे। अंदर की चीज़ जब कमज़ोर हो जाते हैं तभी आपको रोग बीमारी पकड़ते हैं। जी। और अंदर के अवयवों को, ऑर्गन्स को कोई स्ट्रांग नहीं बनाता। दवा दारू थोड़ा सा रिलीफ देता है, परंतु उनकी कमजोरी को दूर नहीं करता। और जब तक वो अंदर की चीज़ स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आपका रोग बीमारी दूर नहीं होगा। जी। अंदर की चीज़ यदि ठीक ठाक है तो आप स्वस्थ, सुखी और अच्छा अनुभव करते हो। कोई आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। अंदर की गड़बड़ी के कारण से ही आपको रोग बीमारी तकलीफ होती है। और अंदर के चीज़ को स्ट्रांग बनाना, मजबूत बनाना, ये कोई दवा से नहीं हो सकता। दवा तो एक रिलीफ है, परंतु क्योर नहीं है। जी। तो दवाई एक टेम्परेरी रिलीफ है, परंतु परमानेंट इलाज नहीं है।
तो कोई भी रोग बीमारी होता है, चाहे डायबिटीज़ है कि अर्थराइटिस है कि ब्लड प्रेशर है कि कमर दर्द है कि लिवर प्रॉब्लम है या किडनी प्रॉब्लम है, ये अंदर के गड़बड़ी के कारण से होता है। तो डायबिटीज़ होता कैसे है? डायबिटीज़ के लिए हम लोग 5 अवयव हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जी। एक है लीवर, फिर होता है गॉल ब्लैडर पित्ताशय, उसके बाद पैनक्रियाज, फिर स्प्लीन और किडनी। ये 5 चीज़ों को देखा जाता है। यदि पांचों चीज़ गड़बड़ है तो 100% डायबिटीज़ है। 4 चीज़ गड़बड़ है तो 80%, 3 गड़बड़ है तो 60%, 2 गड़बड़ है तो 40%। ये पहली देखना पड़ता है कि पांचों चीज़ में गड़बड़ी है कि 2, 3, 4 में गड़बड़ी है। फिर दूसरी चीज़, अंदर की शरीर की सफाई करके फिर इसको स्ट्रांग बनाया जाता है। लीवर टोनिंग से लीवर को, पैनक्रियाज टोनिंग से पैनक्रियाज को। अब इसमें गड़बड़ी 2 तरह की होती है। जी। एक गड़बड़ी तो उस अवयव आर्गन में ही गड़बड़ी आ जाती है, और दूसरा है जो आर्गन काम करते हैं वो प्राण की सप्लाई के द्वारा होता है। लीवर कार्य करता है लीवर में जब प्राण की सप्लाई ठीक होती है। जी। यदि प्राण की सप्लाई में अवरोध आ जाए, कमी आ जाए, तो लीवर का फंक्शन ठीक से नहीं होगा। पैनक्रियाज में यदि प्राण की सप्लाई ठीक से ना हो तो पैनक्रियाज जो है ठीक से काम नहीं करेगा, वो डिफिशियंसी आ जाएगी, कमी आ जाएगी, और इसके कारण से डायबिटीज़ होता है। और डायबिटीज़ हम कैसे ठीक करते हैं? तो पहले पेट की सफाई पूरी कराकर फिर नाभि की सेटिंग करते हैं। नाभि की सेटिंग में जिनको भी डायबिटीज़ होता है उनके ऊपर की तरफ डिगा हुआ होता है, ऊपर जो छाती और नाभि के बीच का जो एरिया है उसको जितना मुलायम बना दो उतने आप डायबिटीज़ से दूर रहोगे। ये कड़क होता है, हार्ड होता है। ये जब मुलायम होता है तो प्राण रक्त की सप्लाई पैनक्रियाज में पर सही ढंग से होने लगता है और पैनक्रियाज फिर काम करना आरंभ कर देता है। आप दवाई खाते हो तो आपकी पैनक्रियाज जड़वत हो जाती है, क्योंकि आपको इंसुलिन चाहिए। आप इंसुलिन बाहर से ले रहे हो मुंह से दवाई के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, तो आपकी पैनक्रियाज जड़वत हो जाएगा, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रही। और जब उसकी उपयोगिता नहीं रही तो धीरे धीरे वो डेड हो जाएगा। इसीलिए डायबिटीज़ वाले पहले छोटे डोज से आरंभ करते हैं, धीरे धीरे उनकी मात्रा बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती, क्योंकि पैनक्रियाज जो थोड़ा बहुत काम करता है वो भी काम करना बंद कर देता है जब बाहर से आप लेते हो। तो इस तरह से आप अपने हेल्थ के साथ आप मजाक करते हो, अपने हेल्थ को ध्यान में नहीं रख रहे हो। हेल्थ में ध्यान रखने का मतलब है पैनक्रियाज को वो एक्टिवेट करो, सक्रिय करो, कार्य में उसका लो, ताकि आपका शारीरिक हेल्थ बना रहे। जी। तो इस हम लोग नाभि की सेटिंग करते हैं और प्राण रक्त की सप्लाई पैनक्रियाज में बढ़ाकर पैनक्रियाज को रिवाइव करने का कार्य करते हैं। पैनक्रियाज रिवाइव हो गया, इंसुलिन का प्रोडक्शन आपके शरीर में होने लग गया, फिर आपको डायबिटीज छूमंतर। तो इस तरह से डायबिटीज़ का उपचार हम लोग करते हैं। हम सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, और हम सबका खान पान ऐसा है कि जिससे हमारे ऑर्गन शायद ख़राब हो ही रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनको ठीक रखने का क्या तरीका है? देखो, आप भोजन करते हो, भोजन करने मात्र से आपका ड्यूटी पूरा नहीं होता।
जी। भोजन को पचाना है। पचाने के लिए आपकी अग्नि स्ट्रांग होनी चाहिए। आप भोजन को जैसे बाहर की अग्नि से आप भोजन को पकाते हो, वैसे ही पके हुए भोजन जो आप खाते हो उसको हमारे अंदर की जो अग्नि है, वैश्वानर अग्नि, डाइजेस्टिव फायर, वो उसको डाइजेस्ट करता है। वो कितना स्ट्रांग है। अग्नि यदि स्ट्रांग है तो कुछ भी खाओ पियो सब हजम हो जाएगा। लक्कड़ हजम, पत्थर हजम। और यदि आपकी अग्नि मंद है तो आप पानी पियोगे, पानी भी नहीं पचेगा। तो अपने अग्नि को तेज रखो। जी। वैश्वानर अग्नि डाइजेस्टिव फायर को जितना स्ट्रांग होगा उतने आप खाया पिया शरीर में लगेगा। और यदि स्ट्रांग नहीं होगा, कमज़ोर होगा, तो ये खाया पिया चीज़ भी सख्त हो जाएगा, ये गड़बड़ करने लग जाएगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा और अपच होने लग जाएगा, इंडाइजेशन होने लगेगा और वायु, गैस, कब्ज इत्यादि कफ बढ़ने लग जाएगा, जिससे कि आपको फिर तकलीफ होगी। और खाने के तौर तरीके भी ठीक होना चाहिए। जी। हमारे खाने के तौर तरीके ठीक नहीं है। खाने वक्त मन लगाकर भोजन करना चाहिए। जैसे ध्यान भजन करने के लिए शांत, एकांत और अच्छे मन की ज़रूरत है, वैसे ही भोजन करने के लिए भी शांत, एकांत और अच्छे मन की ज़रूरत है। अब भागम दौड़ में आज का व्यक्ति का जीवन व्यस्त लाइफ है और व्यस्त लाइफ में उसके पास टाइम नहीं है। खाने के लिए टाइम नहीं है, सोने के लिए टाइम नहीं है, और वो बिल्कुल एक यंत्र की तरह जीवन को चला रहा है। जी। परंतु ये भूल जाता है ये खाने के लिए ही वो इतना घंटे का काम करता है, पैसे कमाता है, और ये खाने के लिए आज के आदमी के पास टाइम नहीं है। सब चीज़ों के लिए टाइम है, गप लगाने के लिए टाइम है, टीवी देखने के लिए टाइम है, परंतु अपने खाने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। आयुर्वेद का पहला सूत्र है भोजनम भेषजम भूयात, लेट दाई फूड विद दाई मेडिसिन। जी। हमारा जो भोजन है वही औषधि का कार्य करने लगे, तब आप स्वस्थ जीवन जी सकोगे। ये विद्या पहले भारत में थी। भारत की माताएं जानती थी कि किस बीमारी में किस तरह के भोजन कराना, सर्दी जुकाम में क्या खिलाना, आपके बुखार आया है तो उसमें क्या भोजन देना, डिसेंट्री डायरिया है तो उसमें क्या भोजन देना, और वो जैसे कोई बीमार पड़ा तो उसको उसी तरह के भोजन करा देते थे और उसका तबीयत ठीक हो जाता था। जी। परंतु जब से दवाइयों का प्रचलन आरंभ हुआ तो लोग दवाई की तरफ प्रेरित हो गए। दवाइयों के द्वारा इसको ठीक करना ठीक समझे, उन्होंने खान पान पर ध्यान देना छोड़ दिया। जी। तो इस तरह से जो आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत है कि भोजन के द्वारा अपनी रोग बीमारियों को ठीक करो, और यही बात बाइबल में है, लेट दाई फूड विद दाई मेडिसिन। जिस दिन भोजन औषधि का काम करने लगे उस दिन आप स्वस्थ हो सकते हैं। शरीर में किस तरह की चीज़ भोजन करना चाहिए, इसका कुदरत ने पूरा एग्जाम्पल दे रखा है। और परमात्मा ने ये शरीर बनाया है, तो इस शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए कैसे ठीक ठाक रखें। जी। तो एक तो यह है कि इतने यंत्र इस शरीर के अंदर फिट हैं, आँख, कान, ब्रेन, थायराइड, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, एडिनल इत्यादि इत्यादि अवयव इसमें फिट है, और उसको परमात्मा ने चमड़ी से ढक दिया है। जी।
अब जब चमड़ी से ढक दिया तो यदि इसमें कोई अंदर गड़बड़ी हो तो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो परमात्मा ये नहीं चाहता कि उसकी बनाई हुई चीज़ को अंग भंग किया जाए, उसको काट पीट करके ठीक किया जाए। कोई भी आप निर्माण कार्य करते हो उसको स्वयं भी आप तोड़ फोड़ के कुछ करना आप आसान नहीं करते, क्योंकि आप बड़े मेहनत से उसको बनाए हो। तो परमात्मा भी इस शरीर को बनाया है, तो इस शरीर में काट पीट करना ये अच्छा नहीं है। तो हम कैसे ठीक हो, तो इसको ठीक करने के लिए परमात्मा जो है एक सादृश्यता के सिद्धांत से आपको समझाना चाहता है, थ्योरी ऑफ सिमिलरिटी। क्या वो सिद्धांत है कि जैसे ये अखरोट है, अखरोट की बनावट आपकी ब्रेन की बनावट से, खोपड़ी की बनावट से मिलता जुलता है। जी। तो कुदरत ये बताना चाहती है कि अखरोट जो है ब्रेन के लिए, खोपड़ी के लिए उपयोगी है। इसी तरह से पपीता आपके लीवर के लिए के जैसी है। जी। तो कुदरत ये बताना चाहती है, नेचर, कि पपीता जो है लीवर के लिए उपयोगी है। इसी तरह से अंगूर जो है, अंगूर की जो गुच्छा है वो हमारे आंतों की तरह या फेफड़े की तरह उससे मिलता जुलता है। जी। तो बताना चाह रही है नेचर, कुदरत, ईश्वर, कि अंगूर जो है लंग्स के लिए और आंतों के लिए उपयोगी है। इसी तरह से हमारे बादाम की जो आकृति है वो हमारी आँख की तरह है। जी। तो कुदरत बताना चाहता है कि बादाम जो है आँखों के लिए उपयोगी है। इसी तरह से हमारे शरीर में आरबीसी काउंटिंग होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल, आरबीसी, और उसके लिए इसी से हेमोग्लोबिन बनता है। तो ये आरबीसी काउंटिंग को बढ़ाने के लिए अनार की अहम भूमिका है। अनार के फल में सैकड़ों दाने होते हैं और हर दाने में रस भरा हुआ होता है। ठीक इसी तरह से हमारे शरीर में जो रक्त के कण हैं उसमें ये रस भरे हुए होते हैं, ये जिससे संचालित होता है। जी। तो अनार जो है बता रहा है कि हमारे शरीर के आरबीसी काउंटिंग को ठीक करने के लिए ये उपयोगी है। तो इस तरह से परमात्मा जो है हमारा ध्यान इस तरफ ले जाता है कि सादृश्यता के सिद्धांत के आधार पर और इसके द्वारा आप शरीर के अवयवों को ठीक कर सकते हो। तो जैसे बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो सिर उसका नीचे होता है, पैर ऊपर की तरफ होता है, और ये उसी की आकृति से मिलता जुलता कान की आकृति है। तो कान की आकृति बच्चे से मिलता जुलता है। तो इसी तरह से सादृश्यता के सिद्धांत के आधार पर ये चिकित्सा पद्धति भी है, जिसको आजकल हम लोग बोलते हैं एक्यूपंक्चर, जी। एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी और सुजोग चिकित्सा पद्धति। ये 4 चिकित्सा पद्धति हैं जो बिना ऑपरेशन के बाहरी प्रयास के द्वारा अंदर के आर्गन को ठीक किया जाता है। तो इसके द्वारा आप अपने अंदर के अवयवों को ठीक कर सकते हो। ये परमात्मा जो है सादृश्यता के सिद्धांत पर आपका ध्यान
ले जाता है और इसके द्वारा आप अपने शरीर को ठीक कर सकते हो। जी। एक्यूपंक्चर माने क्या होता है? एक्यूपंक्चर माने एक बाल से भी बारीक नीडल होती है जिसको मेरिडियन नर्व्स में इंजेक्ट कर दिया जाता है और उससे प्राण का संचार होता है और जो भी ब्लॉकेज होता है नस नाड़ियों में वह दूर होता है और इसे एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धति कहते हैं। जी। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति में एकु माने प्राण बिंदु, प्रेशर माने दबाव देना। ये कैसे स्टार्ट हुआ कि जब किसी को सिर दर्द होता है तो उस सिर को दबाकर बैठ जाता है, जब उसको पेट दर्द होता है तो पेट को दबाकर बैठ जाता है, घुटना में दर्द होता है तो घुटने को दबा के बैठ जाता है। तो जब दबाने से यदि दर्द में ज़्यादा होता तो कोई भी नहीं दबाता, परंतु दबाने से कुछ न कुछ आराम मिलता है, राहत मिलता है, तभी उसको दबाने पर जोर दिया जाता है। जी। तो ये दबाना ये रिफ्लेक्सोलॉजी का है, रिफ्लेक्ट होना। जैसे आपके पास रिमोट है तो दूर बैठकर टीवी को ऑन ऑफ कर सकते हो, चैनल बदल सकते हो, रिमोट से आप गाड़ी को ऑन ऑफ कर सकते हो। जी। ठीक इसी तरह से हमारे शरीर में रिमोट सिस्टम है और उससे आप अपने अंदर के अवयवों को ठीक ठाक कर सकते हो। इसको हम रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं। जैसे स्विच बोर्ड होता है, आपकी स्विच कहीं होता है और यंत्र कहीं होता है, और जहाँ स्विच दबाए यंत्र जहाँ भी हो वहाँ चलने लग जाता है। तो ठीक इसी तरह से आपके शरीर में स्विच बोर्ड बने हुए हैं। हाथ की हथेली, कान और पैर की तलवा, ये स्विच बोर्ड है। यहाँ से आप अंदर के अवयवों को ठीक कर सकते हो। जी। और यदि दर्द होता है तो वहाँ प्राण और रक्त की सप्लाई में अवरोध है। जब दर्द नहीं होता तो वो ऑर्गन ठीक ठाक काम कर रहा है, वहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं है। जी। यदि दर्द है, चुभन है, तो वहाँ पर गड़बड़ी है। तो उसको दूर करके फिर आप अपने अंदर के अवयव को, ऑर्गन को एकदम ठीक कर सकते हो, बनाए रख सकते हो। स्वामी जी, जिन पद्धतियों के बारे में आप अभी बता रहे हो, शहरों में रहकर हमें तो इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है। मैं ऐसा समझती हूँ कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो भी मॉडर्न ब्रह्म ऋषि हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल प्रोफेशंस, मगर हमें अपने रूट्स से जुड़े रहना चाहिए, अपने मूल से जुड़े रहना चाहिए। तो ये जो पद्धतियों के बारे में आप बता रहे हो कि ये क्यों नहीं आगे बढ़ पाई, क्यों हमें इनके बारे में पता नहीं है आज? अभी हम चर्चा कर रहे थे एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी और सुजोग चिकित्सा पद्धति। जी। ये बाहर से अंदर की चीज़ों को इन्फ्लुएंस करके ठीक करने के तरीके हैं। जी। तो ये चारों चिकित्सा पद्धति जी। कहाँ से उद्गम हुई, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, ये जानना पहले ज़रूरी है। बिल्कुल। फिर इसका विकास कहाँ हुआ, तो इस पर जब जाओगे तो ये चारों चिकित्सा पद्धति भारत की देन है। जी। भारत के ऋषि मुनि योगी लोग इस चिकित्सा पद्धति को प्रचारित किए और प्रचारित किए इस दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, ठीक है। कि मनुष्य जो है स्वस्थ रहे। इस दृष्टि से इन चारों चिकित्सा पद्धतियों का प्रचार प्रसार ऋषि मुनि योगी लोग किए। जी। परंतु धीरे धीरे लोग जो है स्वास्थ्य को भूल गए, प्रदर्शन जो है उसको बनाए रखे, और ये आभूषणों का पहनना
अभी भी बरकरार है। ये भारत की देन है, ये कैसे आप कह सकते हो? इस संदर्भ में दो प्रमाण हैं। जी। एक तो आभूषण विज्ञान, ऑर्नामेंटल ज्वेलरी पहनना। ज्वेलरी पहनना, जी। ये भारत की देन है। अन्य देशों में ज्वेलरी पहनने की परंपरा नहीं है। और यहाँ पर कब से ये आरंभ हुआ, इस पर कोई कुछ नहीं बोल सकता, ना इसका कोई प्रमाण मिलता है। यही कहना पड़ता है कि अनादिकाल से ये आभूषण पहनने की परंपरा यहाँ चली आ रही है। जी। तो यह आभूषण का जो पहनने की जो परंपरा है, ये बताती है कि ये चिकित्सा पद्धति भारत की है। आभूषण में सोने की चीज़ें सिर के आसपास के अंगों में पहनी जाती है और चांदी के आभूषण शरीर के मध्य भाग में विशेष करके पहना जाता है। फिर तांबे का और लोहे का आभूषण भी पहनते हैं। तो इनका चिकित्सा में विशेष लाभ है। सोना ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए उपयोगी होता है। जी। चांदी जो है ये पित्त को शमन करने के लिए और इन्फेक्शन से बचाने के लिए उपयोगी होता है। और तांबा जो है ये गठिया वायु की से संबंधित जो बीमारियां हैं उसको दूर करने के लिए उपयोगी होता है। और लोहे के आभूषण पहनने से आपके अंदर हेमोग्लोबिन की वृद्धि होती है, ठीक होता है। जी। तो ये चारों चीज़ें, मेटल थेरापी का प्रयोग भारत में पहले थी। और चांदी के संदर्भ में ये पित्त संस्थान, आज की जितनी भी गड़बड़ियाँ हैं, ये पित्त की गड़बड़ी के कारण से रोग बीमारी ज़्यादा होते हैं। जी। पित्त का जो अवयव है वो लीवर है, गॉल ब्लैडर है, स्टमक, पैनक्रियाज, स्प्लीन और पीछे किडनी, ये सब पित्त संस्थान है। यहाँ की गड़बड़ी के कारण से ही हमारा पेट भी गड़बड़, हमारे स्वाद, दिमाग, गले की खराबी, अनेक रोग बीमारियाँ सब पैदा होते हैं। और ये ठीक तो सब ठीक, ये गड़बड़ तो सब गड़बड़। महिलाओं में जो एमसी संबंधी प्रॉब्लम आता है उसका कारण ही पित्त है, पित्त संस्थान। और पित्त का शमन करता है चांदी। और चांदी पहनने से पित्त जो है आपका नॉर्मल रहेगा, उसकी दोष जो है ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पित्त गर्म होता है, चांदी शीतल होता है। जी। तो पित्त को हमेशा सामान्य बनाए रखने में चांदी की अहम भूमिका है। दूसरा, चांदी इन्फेक्शन से बचाता है। इन्फेक्शन, जैसे भारत जो है विकासशील देश है, तो यहाँ पानी की शुद्धि के लिए ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन का प्रयोग होता है। परंतु जो विकासशील देश हैं वहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है। सिल्वर का एक ये यौगिक है जिसको सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। तो ये उससे पानी को गुजार देते हैं और पानी जो है कीटाणुनाशक हो जाता है। चांदी हमारे शरीर में पित्त को और इन्फेक्शन वाले डिसीज़ को बचाने के लिए होता है। और विशेष करके ये ऑर्नामेंट महिलाएं पहनती हैं। महिलाओं के शरीर में बायोकेमिकल जो चेंजेज है बहुत तेज़ी से होता है और उनके बायोकेमिकल जो सेक्रेशन है उसको बनाए रखने के लिए ये आभूषण पहनना उपयोगी है, लाभदायक है। दूसरा प्रमाण है, भारत में 16 संस्कार पद्धति है। जी। जन्म से लेकर, गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत 16 संस्कारों से हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। तो एक संस्कार है
कर्ण छेदन संस्कार, कान छेदाने की परंपरा। और कान छेदाने की परंपरा पुरुष भी करते थे और महिलाएं भी कान छेदाते थे। और इस तरह से ये कान छेदाना भारत में बहुत पहले से है। ये एक्यूपंक्चर का उदाहरण है। हाथ में अंगूठी पहनना, पायजे पहनना, बिछुआ पहनना, ये जो है आपके एक्यूप्रेशर और सुजोग का एक चिकित्सा पद्धति का उदाहरण है जी। ये सब का आपका एक्यूप्रेशर से और आपका सुजोग से संबंध रखता है। तो इस तरह से ये दो प्रमाण हैं जिससे हम कह सकते हैं ये भारत की देन है, परंतु भारत में विकसित नहीं हुआ। ये विज्ञान जो है भारत में विकसित नहीं हुआ। उसकी वजह क्या रही स्वामी उसकी जी? वजह ये रही कि ऋषि मुनियों ने बता दिया और ऋषि मुनियों की बातें जो है सुनकर लोग पहनने लग गए, परंतु इसके विज्ञान के अंदर घुसे नहीं। ये ऐसा पहनने से क्या होता है, क्यों पहनते हैं, इन चीज़ों की गहराई में जाना वो छोड़ दिए। बस जी पहनना है, मैंने पहनना है, रिचुअल बना दिया, उसका लॉजिक नहीं बताया। हाँ लॉजिक की उसकी गहराई पे नहीं गए। और इसके वजह से ये आभूषण के रूप में ही पहने जाते हैं, बाकी इसके विज्ञान के संदर्भ में कोई नहीं जानता, क्योंकि इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है ये आभूषण, ये मेटल थेरापी। जी। तो इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा उतने व्यक्ति जो है शरीर से स्ट्रांग होगा, और जितना कमज़ोर होगा इम्यून सिस्टम उतने व्यक्ति कमज़ोर होगा। तो ये है। इसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ ये चिकित्सा पद्धति तिब्बत, चाइना, जापान में गया। ठीक है। और वहाँ पर उनको बताया गया कि यहाँ ये तकलीफ़ है तो यहाँ पर दबाओ, ठीक हो जाएगा। वो दबाए, ठीक हो गया। उनके अंदर क्यूरियोसिटी हुई, जहाँ यहाँ दबाने से ये ठीक हुआ तो यहाँ दबाने से क्या होगा। इस तरह से उस वहाँ पर विकास हुआ इस विज्ञान का। जी। और आज जो भी एक्यूप्रेशर में, रिफ्लेक्सोलॉजी में, एक्यूपंक्चर में जो ग्रंथ मिलते हैं वो उसका मुख्य स्रोत आपकी तिब्बत, चाइना, जापान है, न कि अन्य देश। स्वामी जी, जैसे आयुर्वेद भी हमारी इंडियन चिकित्सा का पार्ट है, बट आयुर्वेद क्यों काम नहीं करा कि जब हम औषधियाँ खाते हैं तो उसमें इतना समय लगता है ठीक होने में कि आजकल का मॉडर्न डे आदमी दवाई खाकर ठीक होना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि उसे लगता है कि आयुर्वेद या तो काम नहीं करता या तो उसका असर आने में बहुत देर हो जाती है। तो उसकी क्या वजह है? आयुर्वेद में जो हर्बल मेडिसिन होते हैं, जड़ी बूटियाँ, ये आज सही नहीं मिलते। ये जड़ी बूटी साल भर के अंदर यदि काम कर लो तब तो उसका फ़ायदा मिलता है, जी। परंतु साल भर के बाद यदि उसका उपयोग करो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होते। जी। ये पंसेरी के दुकान वाले 5-5, 10-10 साल, 15-15 साल से वो जड़ी बूटी को रखे रहते हैं जिसमें कोई गुण नहीं है। वैद्य जो है ये पर्ची लिख के देता है, ये दवाई ले लो और ये दवाई को खाओ, ठीक हो जाओगे। वो पंसेरी के दुकान में जाता है और वो दवाई तौल के दे देता है, आके कूट पीट के उसको खाता है, उसको लाभ होता नहीं। तो लोग सोचते हैं कि आयुर्वेदिक दवाई कोई काम नहीं करती, इससे बेकार है। जी। तो वो औषधि के कारण से है। औषधि जो है ज़्यादा पुराना हो गया तो उसके गुण नहीं होते। जी। पहले जो है वैद्य लोग, ये पेशेंट आया उसको देखे, भाई इसकी ये जड़ी बूटी इसको खिलाने से ये आदमी ठीक हो जाएगा। जी। तो स्वयं जंगल में जाते थे और उस जड़ी बूटी को खोद के ले आते थे और उसको कूट पीट कर उसको दे देते थे, वो ठीक हो जाता था तुरंत। तो ताज़ी में ज़्यादा फायदा करता है जी। और पुराने में नहीं। तो इसीलिए आयुर्वेद में इन जड़ी बूटियों के गुण को प्रिजर्व रखने के लिए
आसव अरिष्ट का प्रयोग करना आरंभ किए। ये आपके अश्वगंधारिष्ट, आपके कुमारी आसव, जी आपके द्राक्षासव इत्यादि जो हैं, ये उन्हीं के गुणों को प्रिजर्व रखने के लिए इन आसव के माध्यम से ये रखा गया। जी और ये आसव जो है जितने पुराने होंगे उतने ज़्यादा गुणकारी होते हैं। जड़ी बूटी जितनी पुराना होगा उतने बेकार होगा, जितना ताज़ा होगा उतने वो गुणकारी होगा। ठीक है। तो इसके कारण से लोग को आयुर्वेदिक दवाई से अनिच्छा होने लग गई। दूसरी चीज़, आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलना बंद हो गए हैं। पहले इसकी कोई खेती बाड़ी करता नहीं, जो भी जंगल में अपने आप उग गया वहाँ से निकाल के ले आए, उपयोग कर लिए। तो इसकी अब जड़ी बूटी मिलना अब दुर्लभ हो गया है। जी जो थोड़े बहुत मिलते हैं वो विदेशों में इसकी मांग अधिक हो रही है, तो व्यापारी लोग इसको एक्सपोर्ट करने लग गए और इस तरह से भारत में मिलना, अब वास्तविक जड़ी बूटी मिलना दुर्लभ सा हो गया है। स्वामी जी, ये तो रही आयुर्वेद की बात, मगर आपने ये सारी चिकित्साएं हमें बताई कि ये चिकित्साएं अब इंडिया का पार्ट नहीं रही हैं, ये अब घरों घरों में प्रैक्टिस नहीं करी जाती और इनसे हम ठीक हो सकते हैं। पर इसके साथ साथ जो मुझे ये पूछना है कि जो आपके कैंप हैं जिसमें आप अलग अलग बीमारियों का इलाज करते हो, मुझे ये भी पता चला कि आप कैंसर तक की बीमारी तक के लोगों को आपने अपनी नाभि चिकित्सा से ठीक किया है। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहोगे कि आपके कैंप में किस किस प्रकार के लोग आते हैं, किस किस पेशेंट को आप ऑलरेडी ठीक कर चुके हो? हमारे जीवन का मूल है मन और प्राण, और इसी की जो नेटवर्क है इसी को ठीक करते हैं और इसी से सब बीमारियां पैदा होती हैं। मन की गड़बड़ी से या प्राण की गड़बड़ी से सब रोग बीमारी पैदा होते हैं। जी अभी तक एलोपैथी वालों को ये नहीं पता है कि कैंसर क्यों होता है और कैंसर का वो इलाज करते हैं, परंतु कारण का पता नहीं है। कोरोना है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, स्वाइन फ्लू है, इंसेफेलाइटिस है, नाम तो दे दिए, परंतु इनका कारण क्या है? इसका कारण इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम का संबंध नाभि से है, प्राण शक्ति से है। जब जिसकी नाभि गड़बड़, उसको ये बीमारियां होती हैं और हम नाभि को ठीक करते हैं तो सब बीमारियां अपने आप ठीक होती हैं। नाभि जो है जड़ है, जैसे बीज से पेड़ बना जी तो पेड़ का जड़ मुख्य होता है और जड़ को यदि खाद पानी दो तो तना को, शाखा को, डाली को, पत्ते को, फूल को, फल को, सबको मिलता है। जी और यदि आप जड़ की सेवा ना करो, आप डाली की सेवा करो या पत्ते की सेवा करो तो जड़ सूख जाएगा, तो पेड़ पूरा सूख जाएगा। तो नाभि जो है हमारे शरीर का जड़ है। इसकी जितनी सेवा करोगे, इसकी जितनी देखभाल करोगे, उतना आप तन और मन से स्वस्थ रहोगे। जी आज की जितनी भी बीमारियां हैं वो नाभि के गड़बड़ी के कारण से है और नाभि को कोई भी चिकित्सा पद्धति नहीं मानता। नाभि जबकि हमारे जीवन का ओरिजिन है, तो इस तरह से रोग बीमारियों का कारण जो है नाभि है। स्वामी जी, मैं सबसे ये सवाल ज़रूर करती हूँ जो भी यहाँ पे आते हैं कि आपकी जर्नी क्या रही है, आपने ये कला कहाँ से सीखी, और अगर आप थोड़ा अपने जर्नी के बारे में बताएं। हमारा जीवन प्रारंभ हुआ योग से। जी हमारा शरीर स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था। मैं 2 बार या 3 बार हॉस्पिटलाइज मुझे साल में होना पड़ता था और मेरी आँख कमज़ोर थी। जी आँख मेरा दिनों दिन ख़त्म होते जा रहा था
-6 से प्रारंभ किया, बढ़ते बढ़ते -22 तक चला गया। जी। फिर डॉक्टरों ने बोल दिया कि एनी टाइम एनी मोमेंट यू विल बिकम ब्लाइंड, देयर इज नो गारंटी ऑफ योर आई साइट। ओके। तो हम निराश थे। तब एक सज्जन मिले, उन्होंने बोला कि आप योग से ठीक हो सकते हो और एक सम्मेलन हो रहा है, वहाँ जाओ, चलो। तो हम उनके कथनानुसार वहाँ सम्मेलन में गए। वहाँ पर योग, प्राणायाम, ध्यान की चीज़ें सीखें, वो हमें बहुत अच्छी लगी। फिर तब हम उनसे सीखने लग गए और करने लग गए। उससे हमारा एक तो हेल्थ बिल्कुल ठीक हो गया, स्वास्थ्य सुधर गया, और जो थे दो बार 3 बार हॉस्पिटलाइज होना होता था, वो सब छूट गया। जी। और इस तरह से हम कहा इतनी अच्छी विद्या है ये, इससे तो लोगों का बहुत उपकार हो सकता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। जी। योगा फ्रॉम डोर टू डोर एंड शोर टू शोर, योग की प्रचार करो ताकि लोग स्वस्थ सुखी जीवन जिएं। जी। तो उस तरह से योग साधना शिविर लगाते थे। योग साधना शिविर में जो भी आते उनको कोई न कोई शारीरिक कष्ट होता। तो जब कष्ट, शरीर में कष्ट है, तो साधना क्या करें? कष्ट में तो मन जाएगा, साधना में तो मन जाएगा नहीं। जी। तो फिर उनके कष्ट को पहले दूर करते थे। कष्ट दूर हो तब जाकर साधना में कुछ बैठ सके या कर सके। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे हमने योग साधना व योग चिकित्सा शिविर लगाना आरम्भ। जी। तो उससे चिकित्सा करते रहे धीरे धीरे। अब योग चिकित्सा की दृष्टि से जब आए तो आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, बायोकेमिक, इन सब का अध्ययन किए, इन सब का यूज़ भी करते थे। और हम फ्री दवाई वगैरह बांटते थे, अपने आप खरीद कर लोगों को फ्री देते थे। इस तरह से करते रहे। फिर धीरे धीरे हमें नाभि चिकित्सा पर आए। नाभि चिकित्सा पर जब आए और इससे जो रिजल्ट मिला, तो फिर सब चिकित्सा पद्धति को छोड़ दिए और नाभि के द्वारा पूरे शरीर के हर तरह के रोग बीमारियों का इलाज संभव है। नाभि जो है जड़ है। कलकत्ता में अल्टरनेटिव मेडिसिन का जी। बहुत कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें हमें अवार्ड दिया गया और वहाँ लेक्चर भी दिए। फिर 1996 में हम यूके गए जी। और यूके में 4 महीना रुके। लंदन में, ग्लासगो में, बर्मिंघम में कैंप किए और भी 1-2 शहर हैं, और वहाँ पर लोगों को सिखाए। और जून के महीने में गए और अक्टूबर के महीने में आए। तो इस तरह से प्रचार प्रसार किए। जी। और बहुत ही खूबसूरत रहा सफ़र कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इस पद्धति को दी है, इस चिकित्सा को दी है स्वामी जी। अगर आप संक्षेप में बता सको कि आप 10 दिन के प्रोग्राम में क्या करते हो, क्या सिखाते हो, आपका क्या मोटिव रहता है? पहले तो प्रिपरेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। जी। प्रिपरेशन ऑफ बॉडी फॉर ओवर ऑयलिंग एंड लुब्रिकेशन, सर्विसिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सर्विसिंग, ओवर ऑयलिंग, लुब्रिकेशन दुनिया में कहीं नहीं होती, केवल हमारे संस्था में होती है। जी। जैसे कार गाड़ियों की सर्विसिंग और ऑयलिंग लुब्रिकेशन कराते हो तो आपको निश्चित हो जाते हो कि गाड़ी अब ठीक ठाक काम करेगी, जी। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। वैसे ये शरीर रूपी गाड़ी पर आप सवार हैं जन्म से मृत्यु पर्यंत। इस शरीर की भी सर्विसिंग और ऑयलिंग लुब्रिकेशन होना चाहिए जी। ताकि ये शरीर निरोग रहे और स्वस्थ रहे और आप इस पर निर्द्वंद होकर सवारी कर सको और ये पूरा आपका साथ दे। जी। इसलिए मानव शरीर की सर्विसिंग और ऑयलिंग लुब्रिकेशन कराना मानव के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग बाहर से के शरीर की साफ सफाई पर तो ध्यान देते हैं,
परंतु अंदर के शरीर की साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं देता। अंदर की गड़बड़ी के कारण से रोग बीमारी होते हैं। जी। तो अंदर की चीज़ को जितनी साफ सफाई करोगे उतने आप स्वस्थ सुखी जीवन जियोगे और अच्छे रहोगे। तो उसकी तैयारी के लिए 3 दिन का समय हम लोग तैयारी कराते हैं जी। और फिर चौथे दिन क्रिया कराकर आंतरिक शरीर की सफाई का कार्यक्रम कराते हैं। जी। इससे डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी होता है और उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी होने के बाद फिर लुब्रिकेशन भी करते हैं। घी और खिचड़ी खिलाकर अंदर के अवयवों की लुब्रिकेशन भी करते हैं। जी। और उसके बाद टोनिंग और टूनिंग करते हैं। लिवर टोनिंग, किडनी टोनिंग, हार्ट टोनिंग, लंग्स टोनिंग, थायराइड टोनिंग, ये जितने भी हैं अंदर के अवयव उनकी टोनिंग का कार्यक्रम होता है। इसी में रोग बीमारी दूर होते हैं। तो ये इस तरह से 10 दिन का कार्यक्रम होता है और उसमें पूरे शरीर का सर्विसिंग, ओवरऑलिंग, लुब्रिकेशन और टोनिंग टोनिंग से ही अंदर के जो अवयव है, ऑर्गन है, उसको स्ट्रांग बनाना। वो जब स्ट्रांग हो जाते हैं तो रोग बीमारी अपने आप छूमंतर हो जाते हैं। जब वो कमज़ोर होते हैं तभी हम रोग बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। तो उन्हें स्ट्रांग बनाना और टूनिंग में हम लोग करते हैं ब्रेन बॉडी कम्युनिकेशन। जी। ब्रेन बॉडी कम्युनिकेशन को रीस्टेब्लिश करना। बच्चा को बोलो कि भाई खड़ा हो जाओ तो 1 सेकंड में खड़ा हो जाएगा। उसको बोलो कि दौड़ लगाओ तो 1 सेकंड में दौड़ने लग जाएगा, क्योंकि उसका ब्रेन बॉडी कम्युनिकेशन बिल्कुल ऑन है, बिल्कुल फिट है। जी। परंतु एक बुजुर्ग को बोलो कि खड़ा हो जाओ तो 5 मिनट लगाएगा, इधर झुकेगा उधर झुकेगा, फिर ये करेगा तब जाके वो खड़ा होगा। फिर उसको बोलो कि भाई चलो, तो वो सोचेगा कि चलना कैसे। फिर वो किसी तरह से फिर 2-5-10 मिनट के बाद वो चलना आरंभ करेगा। तो उसका ब्रेन बॉडी कम्युनिकेशन जो है डल हो गया है। जी। क्योंकि ब्रेन जो है शरीर को ऑपरेट करता है। अब ब्रेन ढीला हो गया तो शरीर भी ढीला हो गया। तो ये ब्रेन बॉडी कम्युनिकेशन जब इस्टेब्लिश हो जाता है तो बॉडी एक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से ये 10 दिन का प्रोग्राम होता है और इसी में रोग बीमारी अपने आप दूर हो जाते हैं। स्वामी जी, जैसे आपने बोला कि बीमारी अंदर से शुरू होती है और हमारा ख्याल रखना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट मैं इस बात से इस तरीके से रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि आज का इंसान खाने के लिए जी रहा है, जीने के लिए नहीं खा रहा है। और हम सब ध्यान तो रखना चाहते हैं अपना, मगर सबकी रुचि खाने में है, भोजन में है। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? भारतीय संस्कृति का मूलाधार है भोजन और भजन। भोजन और भजन पर जितनी खोज भारत में हुई है किसी भी देश, किसी भी संस्कृति में नहीं हुई है। जी। और ऋषि मुनि योगी लोग भोजन के द्वारा परमात्मा तक को प्राप्त कर सकते हो, इतनी गहरी खोज ऋषि मुनियों ने किया है और अपने ग्रंथों में उन्होंने उल्लेख भी किया है। परंतु मनुष्य जो है भोजन को ये मानता है कि शरीर के लिए है, शरीर पुष्टि के लिए भोजन करता है। जी। परंतु आज जो भोजन करते हैं उसमें शरीर भी पुष्ट नहीं हो रहा है, शरीर भी ताकतवर नहीं हो रहा है। जी। और भोजन यदि आप मन के लिए करो, विचार के लिए करो, भावना के लिए करो, आत्मा के लिए करो, तो आपका जीवन अलौकिक हो जाए। तो जितने भोजन जो है भावना का होता है, विशेष रूप से मन के लिए करोगे तो मन स्वस्थ हो जाएगा। जी। परंतु हम तो शरीर तक ही सीमित हैं
और शरीर का भी स्वास्थ्य हमें नहीं प्राप्त हो रहा है। भोजन तो हम करते हैं, परंतु भोजन के वैल्यू को बढ़ाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो चीज़ हम नहीं करते। तो भोजन के द्वारा कैसे अपने आप को वैल्यू बढ़ाकर अपने जीवन को अधिक सफल बनाया जाए, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे आज की समस्या है कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। मन जो है एकाग्र नहीं होता, मन इधर उधर भटकते रहता है, और उस भटकते हुए मन को ठीक करने के लिए हम लोगों के पास जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये करो, वो करो, ध्यान करो, जप करो, तप करो, और उसको करने लगते हैं। थोड़े बहुत तो थोड़े उससे आराम मिलता है, परंतु ज़्यादा नहीं मिलता। जी। तो ये भोजन के द्वारा मन को कैसे ठीक करना, पहले इस विषय को समझना है। जी। जब आप भोजन करते हो तो मन को तन मना भुंजित, तदवत मन को बनाकर भोजन करो। भोजन करते वक्त मन को इधर उधर टीवी में, मोबाइल में, अन्य चीज़ों में न लगाकर भोजन पर ही मन लगा के करोगे तो 10 या 15 मिनट यदि भोजन करने में टाइम लगता है जी। तो 10-15 मिनट आपने मन को एकाग्र कर लिया, और इसी एकाग्रता का प्रयोग आप मन के द्वारा अन्य चीज़ों पर कर सकते हो। जी। तो भोजन के द्वारा मन को एकाग्र करना बहुत ज़रूरी है। 10 या 15 मिनट आप भोजन करने में रोज़ लगाते हो, उसी को साधना समझ लो। जिसने भोजन को साधना समझ के भोजन करता है तो उसका जीवन का कल्याण हो जाता है। जी। उसको मन की एकाग्रता मिलती है, मन की एकाग्रता से उसके आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो जाता है, और उसको सुख शांति और आनंद उसको अपने अंदर से मिलने लगता है। जी। तो भोजन के द्वारा आत्मा को प्राप्त करने की जो विधि है वो बताया गया है। जी। वैसे भोजन कैसे करना, खूब चबा चबा कर आराम से धीरे धीरे खाओ। जी। आज का आदमी मुंह में डाला सीधा पेट में ले गया। जब मुंह में बाइटिंग की क्रिया करोगे, चर्वण क्रिया करोगे, तो लार मिक्सअप होगा। लार मिक्सअप होने के बाद जब वो लिक्विड रूप हो जाएगा, तब उसको यदि निकलोगे, तब उससे आपको कोई पेट के रोग नहीं होंगे, न कब्ज होगा, न गैस होगा, न एसिडिटी होगा। जो व्यक्ति फटाफट खाते हैं उन्हीं को गैस, एसिडिटी और पेट के तकलीफ उनको होता है। तो भोजन धैर्य और शांति से खाना चाहिए और मन लगाकर खाना चाहिए, तन मना भुंजित। और इस तरह से भोजन करने से मन आपका एकाग्र हो जाएगा, और मन एकाग्र होने से आध्यात्म के रास्ता आपके खुल जाएंगे। आध्यात्मिक यात्रा खुलेगा तो आपको सुख, शांति, आनंद की अनुभूति होगी। जी। तो इस तरह से जल से प्राण की गति है और अन्न से मन की गति है। अन्न से मन बनता है। खूबसूरत। तो जैसे खाए अन्न वैसे बने मन, जैसे पिए पानी वैसे बने वाणी। ये कहावत चरितार्थ होता है। स्वामी जी, आपके साथ ये चर्चा बहुत खूबसूरत रही। आपने इतने सारे टॉपिक्स, इतने सारी बातें हमारे साथ ज्ञान की शेयर करी। मुझे आपकी पूरी कॉन्वर्सेशन, आपकी पूरी चर्चा से तो बहुत सारी चीज़ें मिली जो एक साथ बटोरना मुश्किल है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को आपके आश्रम आकर अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपनी सोल, सबकी सर्विसिंग करने का मौका मिलेगा। आप आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं उनके लिए? उनके लिए यही है कि बी योर ओन डॉक्टर ऑफ बॉडी एंड माइंड।
अपने तन और मन का विशेषज्ञ खुद बनो। जितना आप अपने तन के बारे से जानते हो, जितना आप अपने मन के बारे से जानते हो, उतना कोई डॉक्टर वैद्य नहीं जानता। जी। तो अपने तन को समझो, अपने मन को समझो, उसके मैकेनिज़्म को समझो, तो आपकी समस्या प्रॉब्लम काफ़ी दूर हो जाएगी। हम अपने को नहीं जानते, बाकी दुनिया को जानते हैं। जी। अपने तन को नहीं जानते, अपने मन को नहीं जानते, अपनी भावना को, अपने विचारों की, इनके प्रति हम अज्ञानी ही रहते हैं और यही हमारे दुख का कारण है। इसीलिए अपने आप को जानो, नो दाई सेल्फ। स्वामी जी, आपके यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कदम स्टूडियो में पड़े, हम आभारी हैं इस चीज़ के। आपके समय का शुक्रिया, आपके ज्ञान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आशा करती हूँ कि लोगों को इस पूरी चर्चा में से, इस पूरी कॉन्वर्सेशन में से ज्ञान की बातें बटोरने को मिली हूँ। धन्यवाद स्वामी जी। ऑल राइट दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वामी जी के साथ ये जो कॉन्वर्सेशन थी बहुत ही चैलेंजिंग थी, बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी एट द सेम टाइम। बहुत सारी बातें हैं, इतनी इस विद्या का, इस प्रोसेस का, इस आश्रम का, इस ट्रीटमेंट का जो पूरा प्रोसीजर है वो एक पॉडकास्ट में डॉक्यूमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो मेरी ज़रूर कोशिश रहेगी कि मैं स्वामी जी के साथ एक सीक्वल एपिसोड में या फिर मल्टीपल एपिसोड्स में इस विद्या के बारे में इंफॉर्मेशन बार बार लेकर आप सबके समक्ष आऊँ। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑल्सो अगर आप इस आश्रम को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग होकस पोकस विद आंचल। हमारे स्टार्स ये शो करते हैं कि हमारे यूज़र्स, हमारे व्यूअर्स, हमारे लिसनर्स हमें देख तो रहे हैं बट हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब बिकॉज इट्स फ्री, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद समवन जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस वीडियो से, इस पॉडकास्ट से किसी को भी अगर मदद हो सकती है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक you so much for supporting, and I'll see you again on every Thursday and Saturday 7 p.m.